गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। ठीक है, तो एक बार मैं रफली उसको रिपीट कर रही हूँ। जो क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर हमने पढ़ा था, उसमें हमने जो क्लासिफिकेशन था उसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा था। पहला था वानस्पतिक, दूसरा था जांतव और तीसरा था कृत्रिम। फिर मैंने आपको कहा था इनका हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारे रेसे चल रहे हैं जिसके नोट्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ वो है वानस्पतिक। वानस्पतिक में मैं आपको कपास का सेंड कर चुकी हूँ, सेकंड में आपको लिनन का कर चुकी हूँ और थर्ड में आपको जूट के कर चुकी हूँ। तो ये जो तीनों रेसे हैं इनके मैं आपको नोट सेंड कर चुकी हूँ। तो इन तीनों रेसों का आज हम वीडियो जो है मैं आपको सेंड करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं कपास के बारे में आपको बता रही हूँ। तो कपास जो है, कपास का रेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशा है। रेशों की कैटेगरी में इसका बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। कपास का जो उद्गम है वो मूल रूप से कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। इसलिए भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि भारत में अति प्राचीन काल से ही कपास का उपयोग वस्त्र बनाने के रूप में किया जाता है। अब देखो कपास की खेती होती क्या है। कपास जो है वो एक विश्वव्यापी रेशा है। विश्वव्यापी का मतलब यूनिवर्सल, जो पूरे विश्व में चलता है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में वो रेशा चलता है। कपास से बना वस्त्र सस्ता, मजबूत, सुंदर, विलक्षण गुणों से संपन्न व सभी आय वर्ग के पहुँच के भीतर होता है। मतलब ये जो कपास का रेशा वो ज़्यादा महंगा नहीं होता है, इसलिए जो मिडिल क्लास है या लो इनकम ग्रुप है वो भी इस रेशे को अपने लिए परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब कपास की खेती के लिए हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए? हमारे पास कपास की खेती के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने? तो सबसे पहला आता है जलवायु। कपास की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। इसके लिए नमी एवं गर्मी दोनों ही नितांत आवश्यक होते हैं। कपास के लिए जो गर्मी और नमी, ह्यूमिडिटी और हॉट टेम्परेचर दोनों ही जरूरी होते हैं। अमेरिका की जो जलवायु है ना वो कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी गई है। इसीलिए जो अमेरिका है वो कपास उत्पादन में पहले नंबर पे। देखो कपास की सर्वाधिक खेती तो कहाँ होती है और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई? भारत में हुई। लेकिन जो अमेरिका का क्लाइमेट है वो कपास के लिए सबसे सूटेबल होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा हम कपास कहते हैं वो कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। इसलिए कपास उत्पादन में अमेरिका को पहले नंबर पे माना गया है। दूसरा आ रहा है मिट्टी। कपास की खेती के लिए जो मिट्टी है वो काली मिट्टी होनी चाहिए। ये जो मिट्टी होती है उसमें पानी सोखने की क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक होती है। मिट्टी की प्रकृति अगर क्षारीय हो तो उसमें उत्तम प्रकार के कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। देखो जो क्षारीय वर्ड आपको पता होता है कि पीएच बैलेंस के आधार पे हम जो पीएच को अम्लीय, क्षारीय, उदासीन 3 भागों में बांटते हैं। तो जो पीएच अगर 7 से कम होता है तो वो होता है अम्लीय, पीएच 7 पे होता है वो होता है उदासीन, और पीएच 7 से ज़्यादा अगर हो रहा है तो वो हो रहा है क्षारीय। तो जो काली मिट्टी होती है उसकी प्रकृति अगर क्षारीय होती है, बेसिक नेचर की होती है, तो उसमें उत्तम प्रकार का कपास प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे रेशे मजबूत, लंबे एवं मुलायम होते हैं। मिस्र की मिट्टी काली होने के साथ साथ बेसिक नेचर की भी होती है। यही कारण है कि वहाँ उत्तम श्रेणी का कपास हमें प्राप्त होता है। वर्षा मतलब रेन कितनी चाहिए होती है? 30 से 38 सेंटीमीटर। बीज बोते समय अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। समय मतलब एक कपास की जो खेती है वो कितने दिनों में तैयार हो जाती है? तो 200 दिन में ये कपास की खेती जो है वो तैयार हो जाती है। कपास का एक पौधा 1 वर्षीय होता है, इसे तैयार होने में लगभग 200 दिन लगते हैं। तो ये 4 पॉइंट है, उनको हम ध्यान में रखते हैं अगर हमें उत्तम श्रेणी का कपास चाहिए होता है। तो पहला है जलवायु, मिट्टी, वर्षा और समय। जलवायु में क्या होता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु होना चाहिए, ना तो ज़्यादा नमी गर्मी और नमी दोनों ही चीज़ें कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। दूसरा आ रहा है मिट्टी। मिट्टी जो है वो काली मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि काली मिट्टी में पानी अवशोषित करने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। और नेचर जो है वो अगर बेसिक हो, क्षारीय हो तो और भी अच्छा
होता है। तीसरा पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो है वर्षा। वर्षा जो है वो बीज बोते समय हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 30 से 38 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पौधा बड़ा हो जाता है उसके बाद ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती है। समय 200 दिन की एक कपास की फसल होती है, मतलब 200 दिन में एक कपास की फसल तैयार होती है। कपास का पौधा जो होता है वो 1 वर्षीय पौधा होता है। ठीक है, ये तो 4 पॉइंट है जो कपास की खेती के लिए हमें ध्यान में रखने होते हैं। अब आ जाओ सूती वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया, कि पहले तो हम रेशे कैसे प्राप्त करते हैं, फिर उन रेशों को हम किस तरीके से आगे बाय स्टेप कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिनके द्वारा ये कपास का रेशा तैयार किया जाता है। तो कपास के रेशों से पहले सूत तैयार किए जाते हैं। उसके पश्चात उन सूत को बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। परंतु वस्त्र तैयार करने के लिए कपास को रेशों को निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो पहली है कोय एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ पोड्स। इसमें क्या होगा, कपास के पौधे पर लगे कोय जब पककर तैयार हो जाते हैं, वह फटने लगते हैं, तब इन्हें हाथ से या मशीन से तोड़कर एकत्रित कर लिया जाता है। अगर उपयुक्त समय में इन्हें नहीं तोड़ा जाता है तो धूल, मिट्टी के कण आदि इनके जो रेशे होते हैं उनको पीला कर देते हैं। जैसे देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें जो ये कोय हैं, ये जो ऊपर का कवर होता है ये फट जाता है तो अंदर से जो रेशे होते हैं, ये जैसे रेशे हैं वो बाहर निकल आते हैं। अगर इन्हें सही समय पर नहीं एकत्रित किया जाता है तो ये रेशे वाइट कलर के होते हैं, और तो इनके में धूप और धूल कण से क्या होता है, इनके रेशे पीले और गंदे हो जाते हैं। तो दूसरा आ रहा ओटना। कपास के कोय में बीज व रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें ओटा जाता है। ओटने के कार्य हाथ व मशीन, गिनिंग मशीन जो होती है, दोनों से ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में रेशे में उपस्थित धूल कण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग कर दिए जाते हैं। कपास के ओटने का कार्य मुख्यतः 3 विधियों से किया जाता है। अब देखो कपास का जो रेशा है वो देखो, जैसे ये बीज होता है, इस बीज पे वो रेशा यूं लगा रहता है। ठीक है, तो इस रेशे को अलग किया जाता है किससे? इस बीज से। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम ओटना। और इसमें ये जो रेशों के अगर बीच में कोई मिट्टी का कण होता है, धूल कण होता है, गंदगी होती है, तो उनको सबको अलग कर लिया जाता है। तो दूसरा हो गया ओटना। तीसरा हमारा आ रहा है गांठें बनाना। रेशों से बीज अलग करने के पश्चात इन्हें दबाकर इनकी गांठें बनाई जाती है। गांठें बनाने का कार्य मशीन की सहायता से भी किया जा सकता है। प्रत्येक गांठ का वजन लगभग 500 पाउंड होता है, जिन्हें टाट या बोरी में बांधकर मिलों में भेज दिया जाता है। ठीक है, जब हमारे पास रेशे अलग हो जाते हैं तो रेशे अलग होने के बाद हम क्या करते हैं कि जो रेशे हैं उनको दबाकर उनकी गांठें बनाई जाती है, मतलब पोटलियाँ बनाई जाती है। ये पोटलियाँ हम बोरी से में भी बांध कर तैयार कर सकते हैं या किसी कपड़े में भी बांध कर तैयार कर सकते हैं। ये जो पोटलियाँ होती हैं इनका वजन लगभग 500 पाउंड एक पोटली का होता है। उसके बाद इनको बांध कर आगे मील में तैयार होने के लिए भेज दिया जाता है। ये देखो गिनिंग जो हो रही है, ठीक है, ये जो तैयार है ना, ये कपास आ रहा है। फिर ये रोलर जो होता है मशीन से घूमता है, इससे क्या होता है कि जो बीज तो अलग हो जाते हैं। कूड़ा करकट जो ये घूमता है, रोटेट होता है। देखो जैसे कोई भी चीज़ ऐसे रोटेट होती है, ये आ रहा है, ये घूम रहा है, ये रोटेट हो रहा है ना, तो बीज इधर गिर जाते हैं। कूड़ा करकट जो होता है वो थोड़ा हल्का होता है तो वो इधर चला जाता है, और जो रेशे होते हैं वो चिपक कर इधर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से रेशे को हम एकत्रित कर लेते हैं। अगला है गांठें खोलना व मिलाना। जब हम मिलों में वो 500 पाउंड की गांठें भेजते हैं तो वो मिल में जाकर उन गांठों को खोलकर मिला दिया जाता है। इससे सभी प्रकार की रुई आपस में मिल जाती है तथा रुई में समानता आ जाती है। गांठें बनाना व मिल तक लाने के दौरान रुई में कई प्रकार की अशुद्धियाँ व धूल कण प्रवेश कर जाते हैं, जिनकी सफाई कर दी जाती है। गांठों को कपास में मिलाना, सफाई करना, सुलझाना आदि कार्य मशीन की सहायता से किए जाते हैं। ये मशीन जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए आवश्यक है वे ब्रेकर, इंटरमीडिएट या फिनिशर, ये 3 मशीनों के नाम हैं जो हम
गांठें खोलना या रुई को मिलाते हैं। मिलाने के पश्चात उसमें जो अशुद्धियाँ और धूल के कण होते हैं उनको फिर से सफाई की जाती है। तो उसके लिए जो मशीनें काम में ली जाती है वो होती है इंटरमीडिएट, फिनिशर या ब्रेकर। इन मशीनों से निकलने के पश्चात जो रुई होती है उसकी 1 इंच मोटी 4 इंच चौड़ी चादर तैयार कर ली जाती है और जिसका वजन जो होता है वो लगभग 40 पाउंड का होता है। अगला आ रहा है धुनाई, कार्डिंग, जिसे हम धुलाई कहते हैं। धुनाई का कार्य हाथ और मशीन दोनों से ही किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में रेसे बिल्कुल ही साफ होकर लंबे और समानांतर हो जाते हैं। मशीन में कांटेदार हुक लगे होते हैं। मशीन के घूमने के पश्चात रुई इसमें फंसती जाती है जिससे रेसे खींचकर समानांतर होते जाते हैं। इन रेसों को एक बड़ी कीप में से होकर निकाला जाता है जिसे दबकर एक गोलाकार पट्टी के रूप में निकलते हैं। इस गोलाकार पट्टी को कॉर्ड स्लीवर कहते हैं। समझ में आई? जैसे ये कीप होती है, ठीक है, इसमें रेसे भरे होते हैं, इसको ऊपर से दबाव आता है इस पर, ठीक है। इसके दबाव आने के बाद यहाँ से जो है वो कपास की एक सीट निकलती है, ठीक है, लंबी सीट निकलती है। इस सीट को हम कहते हैं कॉर्ड स्लीवर। समझ में आया? ये गोलाकार पट्टी कताई हेतु तैयार हो जाती है। इस पट्टी से अच्छे किस्म के वस्त्र का निर्माण होता है। अब अगला आ रहा है कंघी करना। देखो, कार्डिंग करने के पश्चात कंघी करने की प्रक्रिया की जाती है, परंतु कंघी करने की प्रक्रिया सभी रेशों में नहीं की जाती क्योंकि यह एक महंगी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से रेशे को और भी चिकना व समानांतर कर दिया जाता है, समानांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार कॉर्डिंग विधि से जो पूनियाँ तैयार की जाती है, मतलब जो कॉर्ड स्लीवर होते हैं, इसमें उत्तम कोटि के मजबूत और मुलायम वस्त्र का निर्माण होता है। अब है पोनी बनाना। जो कॉर्ड स्लीवर जब हमें मिल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी छोटी छोटी पतली पतली पोनी बनाते हैं जिसकी लंबाई 6 से 7 इंच व मोटाई 1 इंच होती है। पोनी बनाने के लिए कॉर्ड स्लाइवर या कॉम्ड स्लाइवर को मशीन में से होकर गुजारा जाता है। जो कॉर्ड स्लीवर होता है, ठीक है, कॉर्ड स्लीवर से कॉम्ड स्लीवर बनता है, तो दोनों को ही हम क्या करते हैं, मशीन में से गुजारते हैं जिससे मोटी पोनियाँ पतली पोनियों में बदल जाती है। साथ ही रेसे आपस में सट जाते हैं, उसकी रचना और सघन मतलब और गहरी हो जाती है। अब इन्हें रोलिंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार मशीन से महीन व लंबी पोनियों का निर्माण होता चला जाता है। इन पोनियों में थोड़ी ऐंठन भी आ जाती है, परंतु इनमें तनाव सामर्थ्य का अभाव होता है, इसलिए जरा से झटके से ही ये टूट जाती है। अगला है कताई। पोनी निर्माण के पश्चात सूत की कताई हाथ व मशीन से की जाती है। मशीन इन्हें कताई यंत्र पर चढ़ाया जाता है। इस फ्रेम में तीव्र गति से चलने वाले रोलर्स होते हैं। इन रोलर के बीच में से होकर पोनियाँ गुजरती है जिससे इसकी खिंचाई व बटाई भी होती है। अंत में वांछित मोटाई का धागा तैयार हो जाता है। मतलब रोलर लगे होते हैं गोल गोल, उन रोलर्स पे ये खींचती जाती है और रोल होती जाती है, जिससे क्या होता है, ये इसका जो धागा है वो खींचता जाता है और इनमें ऐंठन भी होती जाती है और बुनाई का कार्य भी तैयार हो जाता है। अब अगला आ रहा है बुनाई। तैयार सूत से वस्त्र बुनने का कार्य किया जाता है। कई बार बुनाई से पूर्व सूत को रंग लिया जाता है, अन्यथा वस्त्र निर्माण के पश्चात इनकी रंगाई की प्रक्रिया की जाती है। बुनाई प्रक्रिया में ताने और बाने के धागे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, जो बुनाई प्रक्रिया होती है उसमें 2 धागे काम में आते हैं, एक ताना और दूसरा बाना। ये जो लंबवत धागा होता है इसको हम कहते हैं ताना, और जो ये क्षैतिज दिशा में होता है इसको हम कहते हैं बाना। बाना जो होता है उसको हम भराई यान भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भराव का कार्य करता है। तो जो बुनाई की प्रक्रिया होती है उसमें जो हम सूत तैयार करते हैं, तो वो सूत जो होता है उसको हम पहले भी रंग सकते हैं और हम कताई के बाद भी रंग सकते हैं। विभिन्न प्रकार की बुनाई से वस्त्र में विभिन्नता आती है, जैसे सादी बुनाई से लॉन्ग क्लॉथ, मलमल,
कैम्ब्रिक आदि वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये वस्त्र के नाम हैं, आगे आपके कोर्स में एक एक वस्त्र के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब आ रहा है परिसज्जा। वस्त्र बुनाई के पश्चात इन्हें विभिन्न विधियों से परिसज्जा देकर परिष्कृत किया जाता है, क्योंकि जो भी ग्रे मैटर होता है जो सीधा मशीन से उतरा हुआ कपड़ा होता है वो उपयोग में लाने योग्य नहीं होता है। उसको उपयोग में लाने के लिए हमें कोई ना कोई परिसज्जा दी जाती है। परिसज्जा देने से वस्त्र जो होता है वो सुंदर, आकर्षक, अधिक उपयोगी हो जाते हैं। इनकी गुणात्मकता में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। सूती वस्त्र में स्टार्च देना, रोए साफ करना, ब्लीच करना, मर्सिटाइज करना, ठीक है, आदि परिसज्जाएं दी जाती हैं। परिसज्जा से वॉश एंड वियर का मतलब धो और पहनो। स्थायी प्रेस मतलब हमें बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। स्थायी चमक कि हमें बार बार उसमें आर्टिफिशियल चमक लाने की ज़रूरत नहीं होती। सिकुड़न रहित वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब आ जाओ हमारा रंगाई व छपाई। तैयार सूत को अथवा वस्त्र को बनाने के पश्चात इन्हें विभिन्न रंगों व डिजाइनों में रंगकर सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि रंगाई और छपाई जो होती है तो वो हम सूत पे भी कर सकते हैं और हम रंगाई के बाद भी कर सकते हैं। ताने या बाने को हम अलग अलग रंग के भी बुनाई कर सकते हैं। तो ये हो गया बुनाई। अब जैसे छपाई है, छपाई बहुत सारी छपाई होती है जो आपके प्रैक्टिकल में आएगी, आगे मैं आपको करवाऊंगी। तो उसमें होता है डिस्चार्ज, रोलर, अवरुद्ध, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गई प्रोसेस कि किस तरीके से कपास तैयार किया जाता है। अब देखो कपास की कुछ विशेषताएं हैं। तो कपास की जो विशेषताएं हैं उनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग में? पहली है भौतिक विशेषता और दूसरी है रासायनिक विशेषता। तो इन विशेषताओं को भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला आ जाओ भौतिक विशेषता। भौतिक विशेषता में पहला है संगठन। संगठन में देखो आप सबको पता है कपास जो होता है वो वानस्पतिक रेशा है, और जो भी वानस्पतिक रेशे होते हैं उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो जो कपास है उसमें भी सेलुलोज का ही ये बना होता है। सेलुलोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H10O5N होता है। यानी कपास के एक अणु में 6 अणु कार्बन के होते हैं, 10 अणु हाइड्रोजन के होते हैं और 5 अणु जो होते हैं वो ऑक्सीजन के होते हैं। कपास में 40 से 90% तक सेलुलोज, 5 से 8% तक जल होता है। कुछ प्राकृतिक अशुद्धियाँ भी विद्यमान होती है जैसे पैक्टिन, गोंद वगैरह। विरंजित कपास जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है, मतलब अगर उसको ब्लीच किया हुआ होता है तो उसको हम सबसे शुद्ध मानते हैं। अब आ जाओ कपास के रेशे की लंबाई। कपास के रेशे की लंबाई आधा से 2.5 इंच होती है। ये सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे छोटा होता है, क्योंकि जो कोया होता है, कोया तो कितना होता है, ठीक है, कोये की लंबाई का हम इसमें रेशा होता है। ये सभी प्राकृतिक रेशों में छोटा होता है। इसकी सतह जो होती है, वस्त्र की सतह होती है वो खुरदरी होती है और इसमें चमक का अभाव होता है। अब तीसरा आ जाओ अणुवीक्षणीय रचना, मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अगर हम माइक्रोस्कोप से कपास को देखते हैं तो उसका अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भाग अलग अलग देखते हैं तो उसमें हमें दोनों ही अलग अलग दिखाई देते हैं। तो अगर कच्चे कपास को हम देखते हैं तो कच्चा कपास जो होता है वो एक नली के समान दिखाई देता है, और उस नली में हमें एक द्रव दिखाई देता है, तरल पदार्थ दिखाई देता है जिसे हम सेप कहते हैं। कपास के पकने के पश्चात ये तरल जो सेप जो होता है वो सूखकर सिकुड़ जाता है, वह रेशा चपटा हो जाता है। अतः रेशे में ऐंठन, घुमा अथवा व्यावृत्त परिवलन पड़ जाते हैं। मतलब जैसे अपने रिबन होता है, जो हम चोटी में रिबन डालते हैं, वैसे इसकी संरचना हो जाती है। चौथा पॉइंट आ रहा है रंग एवं चमक। कच्ची कपास में इसके रेशे भूरे रंग के होते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। पकने के पश्चात ये रेशे जो होते हैं वो सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा ही सफ़ेद होता है, परंतु कई बार धूप, धूलिकण आदि के कारण इन्हें पीलापन आ जाता है। प्रत्यास्थता। कपास का रेशा होता है उसमें प्रत्यास्थता का अभाव होता है, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो कपास के रेशे में प्रत्यास्थता नहीं
पाई जाती है, हम इसे खींचकर फैला नहीं सकते हैं। मजबूती व दृढ़ता, कपास का रेशा जो होता है वो प्राकृतिक रेशों में सबसे छोटा होते हुए भी काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली होता है। इससे बने वस्त्र जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं। अगर गीला करने पर इसकी जो मजबूती है वो 30% तक बढ़ जाती है। प्रतिस्कंदकता, प्रत्यास्थता के समान ही कपास के रेशे में प्रतिस्कंदकता का गुण नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि 1-2 बार सूती वस्त्र पहने जाने के पश्चात इन्हें धोना व प्रेस करना अति आवश्यक हो जाता है। सिकन प्रतिरोधक, सूती वस्त्र जो है वो 1 या 2 बार पहनने का प्रयोग करते ही उसमें सलवटें आ जाती है। उन सलवटों को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो बार बार प्रेस करनी पड़ती है या हमें जो कपास है उसमें सिकन अवरोधी परिसज्जा दी जाती है। विमितीय स्थायित्व, कपास का जो रेशा होता है उसमें स्थायित्व का गुण बरकरार रहता है, क्योंकि इसके रेशे ना तो सिकुड़ते हैं और ना ही फैलते हैं, परंतु वस्त्र निर्माण के समय तनाव खिंचाव के कारण पहले धुलाई में थोड़ा सिकुड़न आ जाता है। ताप संवाहकता, जो कपास होता है वो ताप का अच्छा संवाहक होता है, जिससे गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती बल्कि शीतलता का अभाव होता है। प्रकाश का प्रभाव, सूती वस्त्र पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। अगर उसे लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है व इसका रंग भी पीला पड़ जाता है। रगड़ का प्रभाव, जो कपास का रेशा होता है वो काफ़ी शक्तिशाली और मजबूत होता है, तो इन्हें निर्भय होकर रगड़ रगड़ के धोया जा सकता है, परंतु पीटने से इनके तंतु कमज़ोर हो जाते हैं। द्वादता, कपास के रेशे में सभी रेशों से अधिक ताप सहने की क्षमता होती है। जलाने पर यह कागज़ के समान जलता है। इसमें से कागज़ जैसी ही गंध आती है। स्वच्छता व धुलाई, सूती वस्त्र जो होते हैं वो जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इसकी सतह खुरदरी होती है जिसमें आसानी से धूल कण फंसते चले जाते हैं। सिकुड़न, सूती वस्त्र शीघ्रता से सिकुड़ता, हालांकि इसके रेशे में सिकुड़न क्षमता का अभाव होता है। सूक्ष्म जीवाणु, कीटों एवं फफूंद का प्रभाव, जो कपास का रेशा होता है उस पर जीवाणु और कीटों का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, और नमी के मौसम में तो ये और ही जल्दी ख़राब हो जाते। अगर इनको अच्छे से धूप दी जाती है और इनमें नमी बिल्कुल नहीं रहती है तब इन पे सूक्ष्म जीव और कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन फफूंद फिर भी, जैसे अपन कहते हैं ना कि हम बहुत देर तक बहुत दिनों तक अगर कपड़े को समेट के ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पे हवा और प्रकाश नहीं लगता है, तो हमें जो कपड़े होते हैं उन पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं। वो स्पॉट जो होते हैं वो फफूंद के होते हैं। विद्युत संवाहकता, कपास के रेशे विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, अतः इन पर कभी भी स्थैतिक विद्युत प्रभाव निर्मित नहीं होता है, मतलब ये करंट जो है इन कपड़ों से पास नहीं होता है। अवशोषकता, कपास का रेशा है जो आर्द्रता अवशोषक क्षमता अधिक होती है, साथ ही सूती वस्त्रों पर नमी भी शीघ्रता से फैल जाती है, इसलिए ये वस्त्र गर्मी के मौसम में सर्वदा अनुकूल एवं आरामदायक होता है। ये तो जो 18 विशेषताएं होती है ये तो है इसकी भौतिक विशेषताएं, और अब आ रही है इसकी रासायनिक विशेषताएं। तो जो कपास का रेशा है उस पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, सूती वस्त्र पर तनु अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, तनु और सांद्र। तनु का मतलब होता है जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और सांद्र में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो तनु अम्ल का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु रंग खराब हो जाता है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए नींबू के रस, ऑक्जेलिक अम्ल आदि का उपयोग किया जाता है। दूसरा हो रहा है क्षार का प्रभाव। सूती वस्त्र पर क्षार का प्रभाव पड़ता है, इसके रेशे निर्बल होकर गल जाते हैं, परंतु हल्के क्षार का मतलब वही तनु क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विरंजन का प्रभाव, सूती सफ़ेद बार बार प्रयोग करने से पीले व गंदे हो जाते हैं। सूती कपड़े अगर हम बार बार प्रयोग में लेते हैं तो वो पीले हो जाते हैं और गंदे हो जाते हैं। अतः इनमें सफ़ेदी लाने के लिए ब्लीचिंग करना आवश्यक होता है। सूती वस्त्र पर किसी भी प्रकार का ब्लीच का प्रयोग किया जा सकता है।
पसीने का प्रभाव, सूती वस्त्र बार बार पसीने के संपर्क में आकर कमज़ोर हो जाता है। अगर पसीने युक्त वस्त्रों को बिना धोए ही संग्रह करके रखते हैं तो इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। वहाँ से कपड़े जो होते हैं वो कड़े हो जाते हैं और वहाँ का कलर भी जो होता है वो फेड हो जाता है। रंगों का प्रभाव, सूती वस्त्र जो होते हैं उन पर शीघ्रता से रंग नहीं चढ़ता है, इसलिए सूती वस्त्रों को रंगने के लिए पक्का रंग चढ़ाने के अन्य उपायों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉटन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिनन और जूट का वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँगी।